नमस्कार। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे उसे क्लिक करें और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी स्वाट में। इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स में अपना 100% एफर्ट दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा और इन सारे पॉइंट्स को अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई बेवकूफ़ बना सकता है, चाहे वो कहीं से भी हो। बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में आप ये ज़रूर लिखिएगा कि आप किस ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आप जबलपुर से देख रहे हैं तो जबलपुर लिखिए, इंदौर से देख रहे हैं इंदौर से लिखिए, या किसी भी ज़िले से देख रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखिए कि मैं इस ज़िले से हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद ये सिलेबस जो सामने मैंने लिख के रखा है यूनिट वाइज वो मैं आपको बताऊंगा। पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख लें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पॉइंट नंबर 1 ये है, देयर इज नो गारंटी फॉर प्रीलिम्स, 90% हार्डवर्क प्लस 10% लक। ये चीज़ आपको जो भी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति रहेगा, कोई भी अच्छा फैकल्टी रहेगा, अच्छा टीचर रहेगा, वो आपको ज़रूर बताएगा कि प्रीलिम्स में चूंकि माइनस मार्किंग नहीं होती इस एग्ज़ाम में, इसलिए 10% लक इसमें होता है ना। आप अपना 90% हार्डवर्क लगा सकते हैं, उसके बाद चीज़ों को छोड़ सकते हैं, लेकिन 10% लक ये जो है आपके हाथ में नहीं है। आपका काम क्या है? आपका काम है अपनी मेहनत को 90% तक पहुंचा देना। 90% तक आप अपनी मेहनत को पहुंचा दीजिए और बाकी अगर 10% आपकी किस्मत आपके साथ होगी तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। मयंक तिवारी एमपीपीएससी 2018 में जिनकी रैंक 4 आई थी, यूट्यूब में आपको उनके वीडियो भी मिल जाएंगे। इस समय शायद डीएसपी की पोस्ट पे हैं वो लोग। यूट्यूब में इनका एक वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें उन्होंने खुद कहा है कि 2013 से लेकर 2017 तक शुरू के 5 अटेम्प्ट में इनका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था। सोचिए, जिसकी चौथी रैंक आई है, हिंदी मीडियम से थे वो, चौथी रैंक थी इनकी, और 2013 से 2017 तक लगातार 5 अटेम्प्ट में इनका प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होगा। अब जरा ये सोचिए कि मान लीजिए 2016 का साल है ना, 2016 का साल है और शायद उनका मान लीजिए चौथा अटेम्प्ट है और लगातार 4 अटेम्प्ट उनके क्लियर नहीं हुए, तो उनका रिजल्ट देख के उनके आसपास के लोग और बाकी के लोग क्या सोचेंगे कि वो बेवकूफ़ हैं, उनसे चीज़ें आती नहीं है या वो ठीक से पढ़ते नहीं है ना। देखिए, एग्जाम आपका नहीं निकला तो ये कोई नहीं देखेगा कि 1 नंबर से नहीं निकला कि 2 नंबर से नहीं निकलेगा, है ना। कुल मिला के लोग यही देखेंगे कि प्रीलिम्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। लोग यही पूछेंगे आपसे। तो इस बेसिस पे आप अपने आप को जज मत कीजिए कि मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला तो मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, गधा हूँ, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने जो आपको 10% लक बताया ना, ये 10% लक में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपने पेपर बहुत ज़्यादा हो सकता है हार्ड आ गया हो, आपके तुक्के सही नहीं लगे हों, या आपने सिलेबस को सही ढंग से पढ़ा ना हो। अब वो कैसे कवर करना है, ये 10% लक भी आपके साथ में हो जाए, वो कैसे होगा वो मैं आपको आगे अभी थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। तो जब इतने धाकड़ लोगों के भी लगातार 5 से 6 प्रीलिम्स नहीं निकले, तो ये सोचिए आपके साथ भी हो सकता है। ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिनका पहली बार में प्रीलिम्स भी निकल गया, मेंस भी निकल गया, इंटरव्यू भी निकल गया, है ना। ऐसे लोग भी निकल जाएंगे जो लगातार 5-6 बार से प्रीलिम्स दे रहे हैं, वो भी क्लियर नहीं हो रहा, है ना। बहुत सारे टाइप के लोग मिल जाएंगे। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि 90% आपकी मेहनत है और 10% यहाँ पे लक है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप अपनी मेहनत को 90% तक पहुंचाइए। सोचिए, अगर आपने मेहनत ही 80% की और लक आपका 10% साथ में दे गया, और दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कुल मिला के कितना हुआ? 90% हुआ ना। तब भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। मेहनत को 90% तक पहुंचाइए, उसके बाद 10% लगा आपके साथ होगा, दोनों मिलके 100% होंगे, तब आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। ये पहला पॉइंट है। अगला पॉइंट बहुत ध्यान से समझ लेना कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हमको इतना पढ़ना है कि एग्जाम हॉल में हमको चीज़ें याद रह पाएँ, ताकि क्वेश्चंस में कंफ्यूजन ना हो। अभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उनका पर्सनल एक्सपीरियंस भी होगा, या जो आपके दोस्त यार सखा सखी होंगे उनसे पूछ लीजिएगा कि एग्जाम हॉल में बनते हुए क्वेश्चन लोग गलत करके आते हैं, गलत गोला भर के आते हैं। उसके बाद एग्जाम हॉल से जब बाहर निकलते तो बोलते अरे यार ये क्वेश्चन तो मुझसे आता था, इसका ऑप्शन मैंने गलत लगा दिया, या पता नहीं मुझे एग्जाम हॉल में क्या हो गया था, मैंने इसका ये ऑप्शन क्यों क्लिक कर दिया, वो ऑप्शन क्यों लगा दिया। ये कोई नहीं सुनने वाला मेरे भाई, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी ये बात। तुमने अगर आते हुए सवाल गलत करके आए हैं, उसके बाद ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है कि तुमने क्यों गलत करके आया है। कोई दूसरा इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, सिर्फ तुम जिम्मेदार हो कि अगर तुमने बनते हुए क्वेश्चन गलत करके आए हैं और एग्जाम हॉल में गलत गोला भर के आया है ना। तो इसीलिए लिमिटेड कंटेंट पढ़ो,
5 से 10 बार उसका रिवीजन कर डालो, ताकि एग्जाम हॉल में ऑटोमेटिक तुम्हारा जो उंगली चलेगी ना वो सही ऑप्शन पे ही टिक करेगी। लेकिन ये तभी होगा जब तुम कम से कम 5 से ज्यादा बार रिवीजन करोगे, है ना। 2-3 बार के रिवीजन से तो याद रहता ही नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर इज नो फिक्स्ड रोड टू सक्सेस। देखिए मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे सिलेक्टेड आपको मिल जाएंगे जो अलग अलग तरह की ऐसी टेक्निक बताएंगे, और कई लोग रहते हैं ना उनको एकदम बेवकूफ़ों की तरह, अंधों की तरह फॉलो करने लगते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ कि किसी भी टॉपर को या सिलेक्टेड व्यक्ति को अपना भगवान मत बना लेना, है ना। कि कभी कभी उनको लगता है कि अपुनिच भगवान है, तो एकदम पूछ मत बन जाना उसकी। चाहे वो डीएसपी हो, डीसी हो, तहसीलदार हो, डिप्टी कलेक्टर हो, होगा अपने लिए होगा, है ना। उसकी बात में कितना वजन है आप ये देखो, और उसकी कही बात पत्थर की लकीर है ये तो मान ही मत लेना। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल या सबसे बड़ा आपको ट्रुथ आपको बताता हूँ कि अगर ऐसा है भाई साहब कि कोई व्यक्ति एक बार सेलेक्ट हो गया है और वो ये कह रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ उससे 100% श्योर शॉट सक्सेस मिल जाएगी, तो आपको ऐसा व्यक्ति कभी नहीं मिलेगा कि जो अपनी पोस्ट छोड़कर दोबारा से रैंक इंप्रूव करने के लिए एग्जाम दे रहा हो। पोस्ट कोई नहीं छोड़ता है मेरे भाई, पोस्ट कोई नहीं छोड़ता। अगर कोई तहसीलदार है ना और वो नेक्स्ट एग्जाम अगर देता है तो वो तहसीलदार की पोस्ट नहीं छोड़ता है, वो ज्वाइन करे रहता है, उसके बाद एग्जाम देता है। अगर कोई डीएसपी बन गया है, उसको डीसी बनना है, तो वो डीएसपी की पोस्ट नहीं छोड़ता है ना। वो डीएसपी बने बने अगला एग्जाम देता है ताकि वो डिप्टी कलेक्टर बन जाए, ठीक है। तो इतना 100% यकीन किसी को अपने आप पे नहीं होता कि मैंने एक बार ये एग्जाम क्लियर कर लिया है तो मेरे को 100% एक रास्ता मिल गया है तो कि इस एग्जाम को मैं क्लियर कर लूंगा। कोई रास्ता 100% श्योरिटी आपको नहीं दे सकता, भले वो रैंक फर्स्ट वाला व्यक्ति ही आपको क्यों ना बता रहा हो, है ना। अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो ढूंढ लेना ऐसा कोई व्यक्ति जिसने इस्तीफा दे दिया हो अपने पद से और बोला हो कि अरे अब तो मेरे को पता चल गया है कि एग्जाम को कैसे निकालते हैं, अब मैं इस्तीफा दे रहा हूं, अब मैं अगला एग्जाम दूंगा और अच्छी रैंक लाऊंगा, इससे बेस्ट रैंक लाऊंगा। ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मुझे तो भाई आज तक नहीं मिला, और अगर कोई मिल गया हो तो वो बहुत ही बड़ा माई का लाल होगा। मुझे आज तक नहीं मिला और ऐसा होता भी नहीं है। 99.99% लोग पोस्ट पे रहते हुए ही एग्जाम की तैयारी करते हैं क्योंकि उनके अंदर भी डर रहता है कहीं अगला प्रीलिम्स ना निकला तो। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, मेरी पहचान में ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सिलेक्टेड व्यक्ति हैं लेकिन प्रीलिम्स ही कई बार उनको क्वालिफाई नहीं होता, है ना। आप अपने आसपास भी ढूंढिएगा, आपको भी ऐसे व्यक्ति मिलेंगे कि सिलेक्टेड होंगे लेकिन कई बार उनका ही प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता, ठीक है ना। तो इसीलिए कोई गारंटी नहीं है भाई, है ना। इसलिए किसी की भी बात को पत्थर की लकीर नहीं मानना है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब मैं आपको बताता हूं कि आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं ताकि आप अपना 100% एफर्ट दे सकें, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपको ये लिख के रख लेना है। जैसा मैंने लिख के रखना, एक पेपर लो और लिख के रख लो। उसमें क्या लिख के रख लो? यूनिट 1 में क्या है आपकी एमपी हिस्ट्री है, एमपी का आर्ट एंड कल्चर है, उसके बाद ट्राइबल पर्सनैलिटी यानी जनजातीय व्यक्तित्व है। यूनिट 2 में क्या है? पूरा इतिहास है, प्राचीन इतिहास है, मिडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास है। यूनिट 3 में क्या है? मध्य प्रदेश का भूगोल है। यूनिट 4 में क्या है? इंडियन ज्योग्राफी है। अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया हो तो थोड़ा माफ करना, जहां तक मुझे याद था उस हिसाब से मैंने बनाया, ठीक है ना। यूनिट 4 में मेरे ख्याल से इंडियन ज्योग्राफी ही था, नहीं होगा तो यूनिट सी सिर्फ ऊपर नीचे होगी, ठीक है ना। तो आपको ऐसे लिख के रखना है, इंडियन ज्योग्राफी, फिर उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी जिसमें मैप है। 5वीं यूनिट का पहला जो पार्ट है वो मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था है, एमपी पॉलिटी। दूसरा पार्ट जो है वो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, ये राज्य की अर्थव्यवस्था है। 6वीं यूनिट, यूनिट 6 में एक पार्ट है आपका इंडियन पॉलिटी का और दूसरा पार्ट है आपका इंडियन इकोनॉमी का, भारतीय अर्थव्यवस्था का। और यूनिट 7 तो एक पूरी दूसरी यूनिट ही है जिसमें मानव शरीर संरचना, पर्यावरण वगैरह ये है, ठीक है ना। यूनिट 8 में एक आपके मध्य प्रदेश का करंट अफेयर आ जाएगा, दूसरा आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर आ जाएगा, स्पोर्ट्स का करंट अफेयर भी उसमें आ जाएगा और स्पोर्ट्स का जीके भी उसी में आ जाएगा। यूनिट 9 में आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, रोबोटिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह है। यूनिट 10 में आपका कमीशन है और इसके अलावा एक्स्ट्रा जो आपको जरूर पढ़ना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, लूसेंट के पीछे दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक लूसेंट का स्पोर्ट्स का सेक्शन होता है, एक लूसेंट का मिसलिनियस का क्वेश्चन होता है। मेरे भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कई बार बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे यूनिसेफ का हेडक्वार्टर पूछ लेगा, किसी खेल में कितने खिलाड़ी हैं ये पूछ लेगा, है ना। बहुत बार बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो इनको नहीं छोड़ना है। तो जैसा मैंने ये बना के रखा है ना, वैसा आप एक पेपर लो और ऐसा बना के रख लो। उसके बाद क्या करना है, आपको हर यूनिट के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। हर यूनिट के आपके पास नोट्स होने चाहिए कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई कल तुमको एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास पढ़ना है, उसका रिवीजन करना है, तो तुम्हारे पास
एक अलग से कॉपी होनी चाहिए, कोई नोट्स होना चाहिए, चाहे तुमने किसी किताब से बनाए हो, किसी के यूट्यूब वीडियो से बनाए हो, चाहे कहीं से भी बनाए हो, ठीक है ना, वो तुम्हारे पास होना चाहिए, ताकि अगर मैं बोलूँ कि कल तुमको एंशिएंट हिस्ट्री का रिवीजन करना है तो 3 से 4 घंटे में तुम इसका रिवीजन कर सको। और ये तभी पॉसिबल है जब तुम्हारे पास एक कॉपी होगी अलग से, एक कॉपी मध्यकालीन इतिहास की, एक कॉपी आधुनिक इतिहास की, एमपी की ज्योग्राफी की एक अलग से कॉपी, एमपी की हिस्ट्री की अलग से कॉपी, ठीक है ना। जितने मैंने टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं सबकी अलग अलग कॉपी या नोट्स आपके पास होना चाहिए। नो मैटर आपने कहीं से भी नोट्स बनाए हो, किताब से बनाए हो, वीडियो से बनाए हो, चाहे मेरे नोट्स हो, किसी के भी नोट्स हो। इससे ये फायदा होगा कि आपको एग्जैक्ट पता होगा कि किस टॉपिक को पढ़ने में मेरे को कितना टाइम लगता है। एग्जाम हॉल में जब आप इंटर करते हैं तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्यों होता है कि मेरे को चीज़ें याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आपने रिवीजन कितने बार किया है। कि आपसे अगर पूछ लो कि इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन किसने किया है, इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन कितने बार किया है एग्जाम हॉल में घुसने से पहले, आपने काउंट ही नहीं करते हो। अगर आपने ये काउंट कर लिया कि ठीक है 10 बार रिवीजन कर चुका हूँ इंडियन ज्योग्राफी का और इससे ज्यादा रिवीजन मैं कर ही नहीं सकता, तो वो अल्टीमेट लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। और यही कॉन्फिडेंस आपको क्वेश्चन एग्जाम में सही करने में मदद करेगा। बनते हुए क्वेश्चन जो बोलते हैं ना कि मेरे गलत हो जाते हैं, तो बनते हुए क्वेश्चन मेरे भाई कभी गलत नहीं होंगे अगर आपने 8 से 10 बार रिवीजन किया है। और 8 से 10 बार रिवीजन होता है, मैंने खुद किया है। मैंने सिर्फ एक एमपीपीएससी प्रीलिम्स दी थी, मेरी पहली प्रीलिम्स थी और मैंने पहले अटेम्प्ट में उसको क्वालिफाई किया था, जबकि मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो मेरी स्ट्रेटजी यही थी, लिमिटेड अमाउंट में पढ़ूंगा और 10 बार रिवीजन करूंगा। तो हर यूनिट का मैंने 10 बार रिवीजन किया था और जनरल से ही मैंने क्वालिफाई किया था, जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई किया था। तो कोई ये ना बोले कि तुम्हारा कोई कोटा लगा था तुमने क्वालिफाई कर लिया, जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई किया था, ठीक है ना। तो आप ये काम करेंगे, ये सारा कुछ लिख लेंगे, ठीक है ना, एक पेज में ये सारा लिख लेंगे और जितने बार आप पढ़ते जाएंगे उतनी बार एक टिक लगाएंगे। जैसे मान लीजिए एमपी हिस्ट्री आपने एक बार कहीं से पढ़ा तो एक टिक लगाओ, दूसरी बार आपने रिवीजन किया दूसरा टिक लगाओ, तीसरी बार आपने रिवीजन किया तीसरा टिक लगाओ। तो इस तरह से जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतनी बार टिक लगाएंगे और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक आपने कितनी बार कर लिया है, कुछ छूट तो नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझसे छूट गया था ट्राइबल पर्सनैलिटी, जनजातीय व्यक्तित्व छूट गया था और मेरा एक क्वेश्चन इससे गलत हो गया था, ठीक है ना, क्योंकि मैंने ये इंक्लूड नहीं किया था, ट्राइबल पर्सनैलिटी मैंने इंक्लूड नहीं किया था, ये मुझसे गलती हो गई थी, है ना। तो आपसे गलती ना हो, एग्जाम में जो सिलेबस आपको दिया है उसका हर एक टॉपिक आपसे कंप्लीट हो जाए, तो ये पूरा आप लिख के रखेंगे और जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार सामने एक ऐसे टिक लगाएंगे यहाँ पे, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये एक सिग्नल जाए कि हाँ एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया। इससे ये होगा कि जब एग्जाम हॉल में आप घुसेंगे ना तो एकदम अल्टीमेट लेवल का कॉन्फिडेंस आपके सामने होगा, है ना। बनते हुए क्वेश्चन तो गलत बिल्कुल करेंगे नहीं, और जो ये चुतियापा करते हैं ना कि गलत गोला भर दिया, ये गोला भर दिया, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, है ना। और मेरी गारंटी है भाई आधे घंटे पहले क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे, जो पूरा पेपर होगा ना आधे घंटे पहले सॉल्व कर लोगे, मैंने किया था, ठीक है। तो ये आप बना लेना, अलग से एक पन्ना लेना, एक पेज लेना, उस पर बना लेना, ठीक है ना। मिशन आपका ये होना चाहिए कि कम से कम 6 बार मुझे रिवीजन करना है। ये कम से कम बोल रहा हूँ, कम से कम 6 बार रिवीजन करना, और ये होता है ना। ये इसलिए होता है क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप तीसरी बार पढ़ते हो ना तो आपको मैक्सिमम 3 घंटे लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री के कोई नोट्स बनाए हैं और मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स को आप पहली बार पढ़ोगे तो हो सकता है आपको 6 घंटा लगे, दूसरी बार पढ़ोगे तो हो सकता है आपको 4 घंटा लगे, लेकिन जब आप तीसरी बार पढ़ोगे ना तो वो आपका फाइनल टाइम होगा। तो हो सकता है आपको 2.5 घंटा लगे या 3 घंटा लगे, तो 2.5 या 3 मैक्सिमम लगेगा, है ना। तीसरी बार में जो आपका टाइम होगा कोई भी नोट्स का, ये कोई भी जो मैंने टॉपिक लिखा ना इनके जब आप नोट्स बनाएंगे तो मैक्सिमम इनको पढ़ने में, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा नोट्स हो, जब आप तीसरी से चौथी बार उसको पढ़ेंगे ना तो 3 घंटे मैक्सिमम लगेंगे। तो अगर आप ये सोचिए कि एक दिन में अगर आप 6 घंटे देते हैं पढ़ाई में, है ना, तो आराम से एक दिन में 2 यूनिट्स का आप रिवीजन कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे एक चीज को उतना ही कम टाइम लगेगा। तीसरी बार पढ़ोगे कम टाइम लगेगा, चौथी बार पढ़ोगे कम टाइम लगेगा, उसके बाद एक ऐसा टाइम आ जाएगा आप ऐसे पेजेस को स्कैन करोगे, ऐसे पन्ने पलटते जाओगे और सिर्फ ऊपर से नीचे ऐसे देखते जाओगे, क्योंकि आप पढ़ चुके हो उतनी बार उसको, है ना। तो कम से कम आपको 6 बार रिवीजन करना है, उससे ज्यादा आप जितनी बार कर लें वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिछले साल के पेपर जरूर 3 से 4 बार देख लेना। जरूर समझ में आया आपको? तो शादी के कार्ड में लिखा रहता है ना कि मेरे चाचा मामा की शादी में जुलूल आना, तो इसलिए मैंने 2 बार लिखा है, जरूर 3 से 4 बार देख लेना। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ
क्योंकि जब आप कोई कंटेंट पढ़ते हो ना, कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं और इसके बाद नेक्स्ट टाइम कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ चुका है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, ये बहुत बड़ा चूतियापा होगा अगर कोई बोलेगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। हम पिछले साल के क्वेश्चन इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हमको ये मिल जाए कि ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमको पैटर्न पता चल जाए। एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ जो मैंने एनालिसिस किया था कि मध्य प्रदेश की खेल संस्थाओं से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है। लगभग 12 से 13 खेल अकेडमीज हैं, है ना, खेल संस्थाएं हैं। तो किसी साल ऐसा पूछ लेगा कि मान लो तीरंदाजी एकेडमी कहाँ पर स्थित है, 2020 के एग्जाम में आया था, ठीक है ना। उसके पहले 2019 के एग्जाम में ये आया था कि घुड़सवारी एकेडमी, इक्वेस्ट्रियन एकेडमी, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो कभी किसी स्पोर्ट्स एकेडमी की का स्थापना दिवस पूछ लेगा कि कब बनी थी, कभी किसी स्पोर्ट्स एकेडमी का ये पूछ लेगा कि कहाँ पे है। क्योंकि 12 से 13 स्पोर्ट्स एकेडमी है, कुछ भोपाल में है, कुछ इंदौर में है, जबलपुर में, होशंगाबाद में, तो कंफ्यूजन इसमें बहुत ज़्यादा है ना। लेकिन आपको ये पता है एनालिसिस करने के बाद पेपर का कि यार स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन यहाँ से फंस सकता है, स्पोर्ट्स से आदिवासियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन फंस सकता है, या योजनाओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन फंस सकता है, या अक्सर ऐसा हो सकता है कि किसी स्पोर्ट्स खिलाड़ी का नाम कई बार आ जाता है। जैसे इस बार की पीएससी में हुआ था ना, किसी एक दो खिलाड़ियों का नाम आ गया था, है ना। तो ये तब आपको पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ोगे, है ना। उन पेपर को बार बार जब पढ़ोगे तब आपको ये पता चलेगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जब आप वो टॉपिक पढ़ोगे तब आपको ये लगेगा कि हाँ यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगाना, इससे ये अनुमान लग जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। एक पैटर्न आपको पता चल जाएगा। ये जो कोचिंग वाले एनालिसिस करते हैं वो कैसे एनालिसिस करते हैं, ऐसे ही करते हैं। पिछले जो 15-20 साल के क्वेश्चन पेपर हैं उनको पढ़ते हैं, उसके बाद अपना प्रेडिक्शन करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन चूंकि कई बार रिपीट हो चुके हैं इसलिए अगली बार भी रिपीट हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, तुम भी कर सकते हो, है ना। अगला पॉइंट ये कि किसी भी कोचिंग के इस बहकावे में मत आ जाना कि हमारी टेस्ट सीरीज से ही इतने सारे क्वेश्चन आए हैं, है ना। क्योंकि पेपर होने के बाद सबको ये क्लेम करने लग जाते हैं। बहुत सारी कोचिंग्स हैं, आपने सुना ही होगा, ये बोलते हैं कि हमने ये टेस्ट सीरीज ली थी, उस टेस्ट सीरीज में देखो ये क्वेश्चन करंट से आ गया, वो क्वेश्चन आ गया। देखो यार, अगर किसी की टेस्ट सीरीज में इतने सारे क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए तो ये बहुत सारी कोचिंग की टेस्ट सीरीज में होता है। आप ये नहीं बोल सकते कोई ए कोचिंग संस्थान है उससे क्वेश्चन फंस गया, बी वाले से नहीं फंसा, सी वाले से नहीं फंसा। जितनी कोचिंग अपनी टेस्ट सीरीज चलाती है ना, हर कोचिंग से क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन ज़रूर फंसते हैं क्योंकि लगभग कॉमन क्वेश्चन ही रहते हैं सबके। कोई ऐसा नहीं कि किसी कोचिंग ने कोई टेस्ट सीरीज चलाई तो बहुत यूनिक क्वेश्चन उसमें डाल दी, ऐसा नहीं होता, है ना। 90% से ज़्यादा क्वेश्चन लगभग सेम ही होते हैं उनमें, जितनी भी टेस्ट सीरीज चलती है। तो किसी के बहकावे में मत आना कि हमारी कोचिंग ने जो टेस्ट सीरीज चलाई थी उससे इतने क्वेश्चन फंसे तो अगली बार आप हमारी टेस्ट सीरीज लें, फिर आपको ऐसा मतलब चूना लग जाए ना यार 4-5 हज़ार का, क्या मतलब है। इससे अच्छा आपको अगर टेस्ट सीरीज लेनी है तो मैं आपको बताता हूँ, इंदौर में अगर आपकी कोई पहचान है या कोई आपका रिलेटिव कोई रहता है तो वहाँ पे फोटो कॉपीज़ की दुकान में टेस्ट सीरीज की हार्ड कॉपी मिल जाती है ना। हार्ड कॉपी मिल जाती है, आपको ऑनलाइन वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज की ऑनलाइन है तो दे देते हैं। किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज होने के बाद, है ना, जैसे टेस्ट सीरीज हो गई उसमें लगभग 20-25 टेस्ट पेपर थे, तो ये होने के बाद वहाँ की इंदौर की फोटो कॉपीज़ की दुकान में वो अवेलेबल हो जाती है ना। तो वो आपको बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ जाएगी वहाँ से अगर आप लेंगे। उन टेस्ट सीरीज के पेपर की हार्ड कॉपीज़ को खरीद लें, बहुत सस्ती आपको पड़ेगी। उसके बाद उसी को सॉल्व करें 4-5 बार। वो एक ही बात है कि लाइव टेस्ट सीरीज सॉल्व करो या बाद में खरीद लो, है ना, वो एक ही बात होती है, कोई कुछ अलग नहीं होता उसमें, ठीक है। अगला पॉइंट ये कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कहाँ से लगाएं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन नाम की किताब आती है, जिसमें जो अलग अलग स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, बिहार पीएससी हो गई, उत्तराखंड पीएससी हो गई, ये हिंदी भाषी जितने राज्य हैं उनकी पीसीएस एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, हिस्ट्री की अलग आएगी, पॉलिटी की अलग आती है, और भूगोल की अलग आती है, एनवायरनमेंट की अलग आती है, सबकी अलग अलग आती है। किसी भी बुक शॉप में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो घटना चक्र पूर्वावलोकन, देखिए मैं घटना चक्र सार संग्रह नहीं बोल रहा हूँ, है ना, घटना चक्र पूर्वावलोकन बोल रहा हूँ, है ना। बहुत ध्यान सुनिए, घटना चक्र पूर्वावलोकन। तो घटना चक्र पूर्वावलोकन ऑब्जेक्टिव बुक ले लेना और उस ऑब्जेक्टिव बुक से आप ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर लेना। और इसके अलावा अगर टाइम बच जाता है तो 2 और ट्राई कर सकते हो। एक क्राउन जी के ऑब्जेक्टिव आती है, क्राउन, है ना,
क्राउन जीके की ऑब्जेक्टिव आती है, और क्राउन ना मिले तो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव ले लेना, है ना। वैसे क्राउन थोड़ी ज़्यादा सही है, इसकी क्राउन की प्रिंटिंग थोड़ी अच्छी है, तो लूसेंट भी ले सकते हो, लेकिन लूसेंट की प्रिंटिंग थोड़ा सही नहीं, छोटा छोटा छपा रहता है उसमें, है ना। तो लूसेंट या क्राउन, दो में से कोई एक ऑब्जेक्टिव बुक ले लेना, और घटना चक्र पूर्वावलोकन ले लेना, ठीक है ना। बस यहीं से लगाना, बहुत ज़्यादा 10 जगह से ऑब्जेक्टिव लगाने की जरूरत नहीं है। और एमपी के ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए एमपी की कोई एक किताब ले लेना। आजकल बहुत सारी किताबें आ गई ना एमपी की, अब मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, नहीं तो वो लोग के प्रमोशन कर रहा है। कोई भी एमपी की ऑब्जेक्टिव, हालांकि मेरे पास आएंगे प्रमोशन के लिए तो मैं वीडियो डालूंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा किसी का नाम, ठीक है। देखो, एमपी की ऑब्जेक्टिव की किताब, आप किसी भी दुकान में जाओगे तो जो भी किताब मिले आपको एमपी के ऑब्जेक्टिव की, कोई एक किताब ले लो अच्छी सी, और उसी को 3-4 बार लगाओ, है ना। और 50 किताबें मत इकट्ठी कर लेना, है ना। एक किताब लो, उसको 5 बार पढ़ो, बजाय कि 5 किताबें लें उसको एक बार पढ़ रहे हैं, है ना। एक किताब लो कोई सी भी, उसको 5 बार पढ़ो, ठीक है ना। ये हो गई इंपॉर्टेंट चीजें। और इसके अलावा कुछ छूट रहा है क्या मेरे से? कुछ नहीं छूट रहा है, ठीक है ना। इतनी सारी चीजें हो गई। हाँ, लूसेंट आपको नहीं छोड़नी है मेरे भाई, लूसेंट खरीद के रख लेना, लूसेंट जरूर पढ़ना, है ना, पढ़ते रहना लूसेंट। और लूसेंट भी याद हो जाएगी, कैसे याद होगी? जब ये बेसिक बेसिक आप पढ़ लोगे ना, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के आपने नोट्स बना लिए, मिडाइवल के बना लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के बना लिए, ज्योग्राफी के बना लिए, जब ये खुद के नोट्स को जब आप 5 से 6 बार ऐसे पढ़ लोगे, उसके बाद लूसेंट को पढ़ोगे, तो लूसेंट की चीजें आपको याद रह जाएंगी। आप करते क्या हो, डायरेक्ट लूसेंट उठा के घोंटने लग जाते हो, है ना। अब वो आपको ऐसे याद नहीं होगी। पहले आप खुद के नोट्स से पढ़ो, उसके बाद लूसेंट को पढ़ो, तो लूसेंट आपको याद होगी। अब मेरे इस चैनल पे वीडियोस पड़े हुए हैं, एमपी की ज्योग्राफी के ये वीडियो पड़े हुए, यूनिट 3 का वीडियो 10 घंटे का वीडियो है, बहुत शानदार वीडियो है। और यूट्यूब पे ऐसा कोई वीडियो नहीं है, मैंने सारे मैप्स अपने हाथ से बनाए हैं। और यूनिट 5 का दोनों पार्ट मैंने कवर किया है, एमपी की पॉलिटी का और एमपी की इकोनॉमी का, दोनों पार्ट मैंने कवर किया, वो वीडियो को आप देख लेना। और इसके अलावा यूनिट 10 का 3 घंटे का मैंने वीडियो बनाया, 3 घंटे में जितने आयोग हैं वो सारे आयोग मैंने कवर कर लिए हैं, है ना। 3 घंटे में सारे, मतलब रिवीजन के लिए बहुत शानदार वीडियो है, बहुत शानदार वीडियो, उसको देख लीजिएगा। इस चैनल पे एमपीपीएससी से रिलेटेड जितने भी वीडियोस डले हैं, वो जब तक एमपीपीएससी का सिलेबस चेंज नहीं हो जाता है तब तक वो वीडियो परमानेंट ही है। आपको सिर्फ इतना करना रहेगा कि जब आप उस वीडियो को देख रहे हैं तो पिछले 1 साल का एमपी का करंट अफेयर आप पढ़ लें, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़ लें, और रिसेंट में कोई चेंजेस अगर हुए हैं तो वो अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना। इसके अलावा वो वीडियोस पुराने नहीं होंगे। अब मैं क्या करूँगा नेक्स्ट, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो इनके अलग अलग सोर्सेस आपको बता दूंगा। जैसे हिस्ट्री के आपको सोर्स बता दूंगा, है ना, कि हिस्ट्री आप कहाँ कहाँ से पढ़ लो। इंडियन ज्योग्राफी के सोर्स बता दूंगा, वर्ल्ड मैपिंग के सोर्सेस आपको बता दूंगा, फिजिकल ज्योग्राफी के सोर्सेस आपको बता दूंगा। जो जो सोर्सेस मुझे मिलेंगे उसकी प्लेलिस्ट बना के नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड करता जाऊंगा, और आपको बताता जाऊंगा कि आप यहाँ से इसको पढ़ लेंगे। एमपी के करंट अफेयर्स का सोर्स बता दूंगा कहाँ से आपको पढ़ना है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का भी सोर्स बता दूंगा। जितने भी सोर्स मुझे अच्छे लगेंगे वो सारे सोर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि ये चीज़ आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो अभी तक मैंने जितनी चीज़ें आपको बताई हैं ये आपको करना है। ये जो सामने लिखा ना, ये पूरा यूनिट वाइज ये आपको एक पेपर पे लिख लेना है, और हर यूनिट का आपके पास एक नोट्स होने चाहिए, सिंगल नोट्स होना चाहिए, है ना। वो 150 पेज का हो सकता है, 200 पेज का हो सकता है, 100 पेज का हो सकता है, मैटर नहीं करता, लेकिन सिंगल होना चाहिए। बाद में उसी नोट्स में आपको अगर कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है आप उसमें ऐड करते जाओ, तो वो परमानेंट आपके नोट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। अगर आपको लगता है कि मैंने सही एनालिसिस किया है तो जो भी आपके जान पहचान के हों, मित्र हों, यार हों, उनको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा ताकि भटकने से बचें, है ना। कई बार लोग अपना बहुत सारा पैसा खराब कर देते हैं, 50,000 रुपये, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए यहाँ वहाँ की कोचिंग्स में लगा देते हैं, जबकि ज़रूरत रहती नहीं है उसकी, है ना। खुद से भी देखो, जिसके पास अगर पैसा ही फरात भरा हुआ तो वो तो जाके फेंके चलाए, उससे क्या लेना देना है। लेकिन अगर किसी के पास, किसी के माँ बाप कुछ लोन लेके यहाँ वहाँ से कहीं बेच बाच के पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यार वो नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना भी काम हो सकता है। मैंने किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये वीडियो अगर किसी को ज़रूरत है तो उस तक आप ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो कि मैंने यूजफुल इन्फॉर्मेशन बताई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि कौन से ज़िले से आप वीडियो देख रहे हो, है ना। और मेरे चैनल पे जो वीडियो डले हुए हैं वो जाके देख लेना। वो भी वीडियोस अगर आपको अच्छे लगेंगे तो लाइक कर देना, और कमेंट में लिख देना जो कुछ भी लिखना हो अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे चूतिए भरे पड़े हैं जो आपको ये बताएंगे कि
2 महीने में पढ़ लो तो 80+ क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 3 महीने में पढ़ लो तो 75+ क्वेश्चन सही हो जाएंगे। भैया उनसे दूर रहना, साफ साफ बता रहा हूँ। अगर आपने 4 से 5 बार रिवीजन नहीं किया है तो दुनिया भर के वीडियो देख लो, आपके क्वेश्चन सही नहीं होंगे, है ना। कुछ भी देख लो, नहीं होंगे। अगर आपने 4 से 5 बार रिवीजन नहीं किया है तो वहां आप क्वेश्चन गलत करके लाओगे। तो फालतू में चूतिया मत कटवा लेना अपना कि किसी का वीडियो देख के कि अरे ये स्ट्रेटजी सही बता रहा है, 2 महीने में लाए 75+, 3 महीने में लाए 80+ क्वेश्चन सही करें। ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त सिलेक्टेड भी हैं और बहुत सारे दोस्त भी हैं जो अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। दोनों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ। तो इन सब की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, मेहनत बिल्कुल करनी पड़ेगी। वो बोलते हैं ना, घिसनी पड़ेगी। जब तक घिसोगे नहीं तब तक जिन्न नहीं निकलेगा। वो चिराग को घिसते ना तो जिन्न निकलता है, तो वैसे ही आपको घिसना पड़ेगा तब जिन्न निकलेगा। और हीरे को घिसते हैं तभी वो चमकता है। तो घिसनी तो पड़ेगी मेरे भाई। ये मत सोचना कि 1 महीने में ये कर लूँ, 1.5 महीने में ये कर लूँ, है ना। बिल्कुल नहीं होगा। लगातार पढ़ना पड़ेगा और 5 से 6 बार रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो की कोई बात अगर समझ में नहीं आई तो पीछे करके दोबारा से प्ले करके देख लेना। थैंक यू सो मच।